जादुई बादाम। रघु अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। दादी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और रघु का खर्च चलाती थी। रघु पास के ही स्कूल में पढ़ता था। अरे रघु, उठकर कुछ खा पी ले, स्कूल जाने की तैयारी कर। मुझे काम पर जाना है और तू अभी तक सो रहा है। दादी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज मेरे स्कूल में टीचर ने नई फाइल लाने के लिए कहा है। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं फाइल नहीं ले जाऊंगा तो मुझे कक्षा के बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा। तूने कल क्यों नहीं बताया? मैं कहीं से पैसे का इंतजाम करती हूँ। आप कहाँ से इंतजाम करती? हमारे पास खाने तक के पैसे तो नहीं है। अच्छा, तू तैयार हो, मैं अभी आई। दादी ने अपने बक्से में से 20 रुपए निकाले और उसको पकड़ा दिया। ये ले, पैसे ले जा और फाइल खरीदते हुए स्कूल चला जा। बेटा, मैं इतनी मेहनत इसीलिए करती हूँ कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा, यही सोचकर रातों को नींद नहीं आती। दादी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनकर जरूर दिखाऊंगा। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तभी उनकी पड़ोसन की बेटी रमिया आ गई। वो उनके घर बिना रोक टोक के हर समय आ जाया करती थी। काकी, जरा 1 कटोरी चीनी दे दो, अम्मा ने मंगवाई है। रघु ने रास्ते में 10 रुपए की फाइल खरीद ली। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे सड़क के किनारे एक बूढ़े बाबा ठेले पर बहुत सारी चीजें बेचते हुए दिख गए। वो ठेले के पास पहुंच गया। रघु सारे सामान को छू छू कर देखने लगा। क्या लेना है बेटा? सारी चीजें इतनी अच्छी हैं कि सोच रहा हूँ क्या लूं और क्या छोड़ूं। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बस यही है मेरे पास। तुम स्कूल जाते हो ना? लो, ये बादाम ले लो। इन्हें अपने तकिए के नीचे रख देना। सुबह सुबह एक बादाम खा लिया करना। इससे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और ठीक से पढ़ाई कर पाओगे। सचमुच? हाँ, सचमुच। ठेले वाले बाबा ने बादाम को एक पोटली में डालकर उसे दे दिया। स्कूल से वापस आकर उसने झट से बादाम की पोटली पूजा वाले आले पर रख दी और बोला, हे भगवान, इन बादामों को जैसा बाबा ने कहा था वैसा ही कर देना। रघु, कुछ पैसे बचे थे क्या? हाँ दादी, फाइल खरीद ली थी और जो पैसे बचे उससे बादाम खरीद लिया। ओह, बादाम का क्या करेंगे? दादी, ठेले वाले बाबा ने कहा था कि इस बादाम को अपने तकिए के नीचे रख देना और सुबह सुबह एक बादाम खा लेना तो पढ़ाई में तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। कहाँ रखे हैं तूने बादाम? देखो तो सही। मैंने बादाम पूजा के पास रख दिया है, चलो देखो। रघु के पीछे पीछे दादी भी आई। जब रघु ने बादाम की पोटली उन्हें दिखाई तो दादी ने पोटली खोलकर देखा और बोली, ये तो बड़े अच्छे बादाम हैं। हाँ दादी, तभी तो मैंने बादाम ही खरीद लिए थे। दोनों बहुत खुश हुए। दादी ने बादाम रघु को देते हुए कहा, ये ले रघु, इन्हें अपने तकिए के नीचे रख दे। रघु ने बादाम की पोटली तकिए के नीचे रख दी। उसने सपने में देखा कि वही ठेले वाले बाबा आए और उन्होंने कहा, बेटा रघु, जितने भी बादाम तुमने अपनी तकिए के नीचे रखोगे, रोज उसके दुगना हो जाएगा और उनमें से आधे सोने के हो जाएंगे। उन सोने के बादामों को बेचकर तुम आधे पैसे गरीबों में बांट देना और नए बादाम खरीदकर अपनी तकिए के नीचे रख देना। ध्यान रहे कि आधा पैसा ही अपने लिए रखना। सुबह जब वह सोकर उठा तो देखा जितने बादाम पोटली में रखे थे उसके 2 गुने बादाम हो गए और आधे सोने के थे। दादी, ये देखो। उसने दादी को अपने सपने में आने वाली बात बताई। चल, आज ही चलकर इन सोने के बादाम में से कुछ बेच आते हैं। दोनों दुकान पर जाकर 10 बादाम बेच आए। जितना भी पैसा मिला उसमें से आधा रख लिया और आधे पैसे सड़क के किनारे बैठे गरीबों में बांट दिए। चल रघु, बाजार से बादाम भी तो खरीदने हैं और कुछ सामान भी ले लेंगे। रघु दादी के साथ गया और उन्होंने बादाम और खूब सारा सामान खरीद लिया। जब वो घर आए
अरे काकी, तुम्हारी लॉटरी निकल गई है क्या? इतना सामान कहाँ से लाई हो? नहीं बिटिया, कुछ पैसे घर में बचा कर रखे थे। अब रघु बड़ा हो गया है तो कुछ ट्यूशन वगैरह कर लेना चाहिए, इसीलिए उसने जिद की तो खरीदना पड़ा। रम्या के गले से बात नहीं उतरी तो वह ताक झाक लगाए रहती। दादी दादी देखो, जल्दी आओ, मेरे स्कूल में सबसे अधिक नंबर आए हैं। ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद। दादी, ये सब जादुई बादाम का कमाल है और कुछ नहीं। अब तो मुझे वजीफा भी मिलेगा। कुछ ही दिनों में रघु के घर में बहुत सारा सामान हो गया। वो लोग बहुत अमीर हो गए। एक दिन जब वो बादाम बेचकर आए तो उन्होंने रम्या की माँ को भी कुछ पैसे दे दिए। वो लोग भी बहुत गरीब थे, लेकिन पड़ोसियों को तो उनकी अमीरी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तुम लोग देखते ही देखते इतना पैसा कहाँ से ले आए? तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनना चाहती हो? रम्या की माँ चुपचाप चली गई। घर जाकर देखा तो रम्या स्कूल से आ गई थी। रम्या, किसी बहाने रघु के घर में जाकर देख तो सही, आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कैसे इतनी धन दौलत इकट्ठा कर ली उन्होंने? अब तो रघु की दादी काम भी नहीं करती और रघु इंटरमीडिएट में भी अपने स्कूल में अच्छे नंबर लाया है। एक तू है कि तुझे इधर उधर घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या है माँ, तुम भी तो सब जगह भेजती हो, अब तुम ही तो रघु के घर पे जाके पता करने के लिए कह रही हो। हाँ हाँ, जा ये खीर भी ले जा। दादी बैठकर भजन कर रही थी। उनके घर में तो नौकर चाकर भी थे सारा काम करने के लिए। क्या लाई है रमिया? काकी माँ ने थोड़ी खीर बनाई थी। अच्छा, रसोई में रख दे, रघु आता होगा। आज तू बड़ी जल्दी स्कूल से आ गई। हाँ काकी, आज हमारे स्कूल में कोई परीक्षा चल रही थी, इसीलिए हमारी छुट्टी हो गई। रम्या रसोई में गई तो वहाँ तरह तरह के पकवानों की खुशबू से उसको भूख लग गई। काकी, आपके घर में जो खाना बनाने वाली है वो तो काफी चटपटा खाना बनाती होगी ना? चल, आज तू भी हमारे साथ खाना खा ले। तभी रघु आ गया। रम्या, तू स्कूल नहीं गई थी ना? वो क्या वो लगा रखी है? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो नाम कटवा दे। क्यों पैसे बर्बाद कर रही है? दरअसल मुझे सवाल समझ में नहीं आते, तो मुझे पढ़ा दोगे क्या? ठीक है, शाम को आ जाना। दादी, जल्दी से खाना लगवा दो। रम्या उठकर जाने लगती है। तू कहाँ जा रही है? आज खाना खाकर ही जाना। रम्या खाना खाकर घर चली गई। माँ, आज तो ऐसा बहाना ढूंढा कि रोज ही उनके घर जाना होगा। ये हुई ना काम की बात। क्या करने जाएगी? रघु मुझे सवाल समझाएगा। शाम होते ही रम्या अपनी कुछ किताबें, कॉपियाँ और पेन लेकर रघु के घर पहुँच गई। रघु अपने कमरे में ही था। जा, उसको बोल चाय पीकर बैठेगा पढ़ाने को। रघु, रघु, आ जाओ, दादी बुला रही है चाय पीने के लिए। रघु आया, सबने चाय पी, फिर वो दोनों रघु के कमरे में ही पढ़ने बैठ गए। सवाल समझाते समझाते बहुत देर हो गई। तभी दादी अपने हाथ में बादाम से भरी पोटली लेकर आ गई। अरे, ये अभी तक पढ़ रही है? रम्या का मन सवाल समझने में कम काकी की पोटली पर ज्यादा था। काकी, इसमें क्या है? दादी कुछ नहीं बोली। उन्होंने सबकी नजरें बचाकर पोटली रघु की तकिया के नीचे रख दिया, लेकिन रम्या की नजरों से नहीं छुपा सकी। देर हो रही है, मैं चलती हूँ, वरना माँ नाराज हो जाएगी। घर गई तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। जरूर उस पोटली में ही कोई राज है। रम्या की माँ आधी रात के बाद से ही रघु की खिड़की से आंख लगाए हुए बैठी थी। रात के अंधेरे में न उन्हें सांप का डर लगा न बिच्छू का। सुबह होते ही रघु की आवाज। दादी, जल्दी आओ, देखो ये सारे बादाम सोने के हो गए। रम्या की माँ घर की तरफ भागी और रम्या से बोली, सुन, आज स्कूल से छुट्टी ले ले। क्या हुआ माँ, इतना हाफ क्यों रही हो? रम्या को उसने पूरी बात बताई। किसी तरह से जाकर रघु की तकिया उठा ला, अपनी तकिया ले जाकर उसकी तकिया से बदल ला। रम्या ने वैसा ही किया। रघु के घर गई और काकी, आपकी मशीन कहाँ है? जरा ये गिलाफ सिलना है। अरे, जहाँ बैठकर तू पढ़ रही थी वहीं तो रखी है। रम्या झट से रघु के कमरे में चली गई और उसने मौका देखकर तुरंत रघु की तकिया अपने गिलाफ में डालकर घर आ गई। माँ, ये ले, तेरा काम हो गया। अब जा, 10 रुपए के बादाम ले आ। रात को सोने से पहले
उन्होंने तकिए के नीचे बादाम एक पोटली में डालकर रख दिया। सुबह उठकर जब पोटली खोली तो उसमें एक मोटा बिच्छू था, जो दोनों माँ बेटी को डंक मारते हुए कूद कर तखत के नीचे चला गया। हाय दैया, मर गई। ये बिच्छू कहाँ से आया? रघु के तकिए के नीचे तो सोने के बादाम निकलते हैं और हमें ये बिच्छू का डंक। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। उनके हाथ सूज गए थे। पूरे दिन तड़पती रही, पर किस मुंह से रघु के यहाँ मदद मांगने जाती। इसीलिए कहा गया है, लालच का फल बहुत बुरा होता है। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य था चंदापुर। वहाँ के राजा वीर प्रताप बहुत ही तेजस्वी राजा थे। वे सदैव अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे। वे अपने राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा देना चाहते थे। उनके राज्य में बहुत से लोग बीमार हो गए थे। प्रजा की बीमारी और उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी हो जाते थे। राजा गरीबों और भूखों की हमेशा मदद करते थे। उनके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन राजा निराश होकर एक नदी के किनारे बैठे थे। तभी एक हिरण के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस शेर से बचाओ। अरे, ये किसकी आवाज है? कोई मुसीबत में है लग रहा है। राजा उस आवाज की तरफ भागते हैं। राजा ने देखा, एक शेर ने हिरण के बच्चे को अपने पंजे में पकड़ रखा है। बचाओ, बचाओ, राजा जी मुझे बचाओ। चिंता मत करो छोटे हिरण, मेरे रहते हुए ये शेर तुमको कुछ नहीं कर सकता। राजा अपनी तलवार लेकर उस शेर पर टूट पड़ते हैं। राजा, तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ, यहाँ से लौट जाओ। शेर, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, छोड़ दो इस हिरण को, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। दोनों के बीच बहुत युद्ध होता है और राजा शेर को मार देते हैं। तभी अचानक शेर का मृत शरीर गायब हो जाता है और हिरण एक साधु का रूप ले लेता है। अरे, ये क्या चमत्कार है? आप कौन है महात्मा? हे राजन, मैं कड़क ऋषि हूँ और मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आपके अच्छे कामों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो राजन? महात्मा जी, मुझे सर्वप्रथम अपनी प्रजा का सुख चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र की कामना है। यहाँ से 500 कोस दूर सोनपुर में एक घना जंगल है। वहाँ पर एक जादुई अमृत का पेड़ है। अगर उसका एक फल आप ले आ सके तो उससे अपनी प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि उसका एक छोटा भाग रानी को खिला दे तब आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु मेरी एक बात याद रखना राजा, वहाँ बहुत से खतरे हैं और वो अमरूद का फल सिर्फ अच्छी नीयत वालों को ही दिखता है। अमरूद लेने के बाद आप पीछे मुड़कर मत देखना, वरना अमरूद गायब हो जाएगा। राजा सोनपुर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वे जैसे ही सोनपुर के जंगल में प्रवेश करते हैं, वैसे ही बहुत सारे पेड़ देखकर चौंक जाते हैं। अरे, इतने सारे अमरूद के पेड़! हे भगवान, इनमें से जादुई अमरूद का पेड़ कौन सा है? राजा जादुई अमरूद पेड़ ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ओह, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे, ये क्या? पानी तो समाप्त होने वाला है और रात भी होने वाली है। तभी अचानक पेड़ से आवाज आती है। हे राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। मैं बहुत सालों से प्यासा हूँ। इस जंगल में कोई आता नहीं, मुझे पानी पिला दो। राजा अपना सारा पानी उस पेड़ को पिला देते हैं और कुछ देर के बाद राजा स्वयं प्यास से तड़पने लगते हैं। तभी अचानक वो छोटा सा पेड़ बहुत खूबसूरत अमरूद का पेड़ बन जाता है और उसमें से बहुत तेज रोशनी आती है और राजा पर पड़ती है, जिससे राजा की
भूख, प्यास, थकान सब गायब हो जाती है। अरे ये क्या है? इतनी रोशनी और इतना खूबसूरत पेड़ कहाँ से आ गया? पेड़ में बड़े बड़े अमरूद लगे हुए देखकर राजा बहुत हैरान होता है। हे राजन, आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपने बहुत से अच्छे काम किए हैं। अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा होता है। आप एक अमरूद ले जाइए, इससे प्रजा का कल्याण कीजिए और इसका एक बहुत छोटा सा भाग अपनी रानी को खिला दीजिएगा। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा अमरूद को लेकर उस जंगल से जैसे ही अपने राज्य की ओर निकलते हैं, उनके पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, लेकिन वे पीछे मुड़कर नहीं देखते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। राजा अपने राज्य में पहुंचकर देखते हैं कि उनके राज्य में वह बीमारी बहुत अधिक फैल चुकी है। चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ है। मंत्रियों, क्या हो रहा है ये? राज्य में ये बीमारी तो भयंकर रूप लेती जा रही है। महाराज जी, ये अजीब तरह की बीमारी है। पूरा राज्य इसकी चपेट में आ गया है। तुरंत वैद्य जी को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, ये बीमारी आज से 100 साल पहले आई थी। ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है। ये बहुत ही घातक बीमारी है। इसका कोई इलाज नहीं है। एक दूसरे को छूने से होती है। कोई तो इलाज होगा वैद्य जी। एक इलाज है राजन। क्या है, कृपया बताइए। जो जादुई अमरूद आप लाए हैं, उसके बीज से एक दवा बनेगी। इसमें 2 महीना का समय लगेगा। इसी दवा से सबका उपचार होगा। जब तक यह दवा बन नहीं जाती, तब तक सबको घर में ही रहना होगा। कोई बाहर नहीं निकलेगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। जैसे वैद्य जी ने कहा है, वैसे सबको करना होगा। कोई भी 2 महीने तक घर से नहीं निकलेगा। राजा ने उस अमरूद को एक कमरे में रख दिया। तभी अचानक अमरूद से आवाज आती है, राजन, राजन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मुझे कहीं बड़ी जगह ले चलो। अरे ये क्या? अमरूद इतना बड़ा कैसे हो गया? सैनिकों, यहाँ आओ और इस अमरूद को बड़े से कमरे में ले जाओ। अरे ये इतना बड़ा कैसे हो गया? फिर से आवाज आती है, राजन, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मुझे कहीं बड़ी जगह ले चलो। मेरे पास इससे बड़ी जगह नहीं है। ठीक है, आप मुझे खुली जगह पर रख दो। सैनिकों, इस अमरूद को एक खुली जगह पर ले चलो। सुबह हो जाती है और राज्य कर्मचारी इतना बड़ा अमरूद देखकर हैरान हो जाते हैं। वैद्य जी अमरूद के बीज से 1 महीने की अवधि के अंदर दवा तैयार करते हैं। वह दवा सबसे पहले ट्रायल के तौर पर कुछ लोगों को पिलाई जाती है। इसी बीच एक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार मिलता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि यह दवाई प्राण घातक है। राजा को चिंता हो जाती है और वे स्वयं उस दवाई को पीकर यह साबित करते हैं कि यह दवाई सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। वही दवा फिर सभी को पिलाई जाती है और सब लोग ठीक होने लगते हैं। हमारे राजा बहुत दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। उन्होंने स्वयं जंगल में जाकर इस जादुई अमरूद को लाया है। राजा की कृपा से ही आज हमारे राज्य के सभी लोग स्वस्थ हो गए। राजा ने उस जादुई अमरूद का एक छोटा सा भाग रानी को भी खिला दिया। रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी अपनी प्रजा की खुशी देखकर पहले से ही खुश थे। पुत्र की प्राप्ति से उनकी खुशी में बहुत बढ़ोतरी हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो सबकी भलाई करते हैं, ईश्वर निश्चित रूप से उनकी भी भलाई करते हैं।